पहले आज मैं आपको होली की शुभकामनाएं देता हूँ। आप, आपका परिवार, आपके स्वजन, आपके मित्र, आपका समाज सुखी रहे, समृद्ध रहे, संपन्न रहे, सहयोगात्मक रहे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। तो एक बार फिर मैं आपको होली की पुनः आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपको आगे बढ़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को जो है जल्दी जल्दी कंपटीशन क्वालिफाई करें, अपने रास्ते पे चलें। हालांकि इतना आसान नहीं है, मेहनत चाहिए, समर्पण चाहिए, शांति चाहिए, सद्भाव चाहिए, सहनशीलता चाहिए, तब जाकर के क्वालिफाई हो पाएगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंपटीशन जो है थोड़ा सा संघर्ष तगड़ा है। तो जेनेटिक्स में हम मेंडल पढ़ा रहे थे। मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम बता चुके थे, जिसमें उसने जो है केवल एक कैरेक्टर लिया था हाइट का। आप देखेंगे बायो को पीछे प्रकृति मैंने बताया था मेंडल एक्सपेरिमेंट, तो उसमें मैंने केवल एक कैरेक्टर को लिया था, प्लांट की हाइट। एक कैरेक्टर, एक ट्रेट लिया था। अब आज हम जो है दूसरा ट्रेट लेंगे, 2 ट्रेट एक साथ लेंगे। आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड पर मेंडल के प्रयोग Don't discuss. Look at your blackboard. Monohybrid crop means one character. प्लांट की हाइट लिखी उसके उसमें tall plants. Please don't discuss. Blue sir, please look forward. tall plants लिए थे, बहुत छोटे पौधे लिए थे। क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, कैरेक्टर्स पेयर में होते हैं, ट्रेट, कैरेक्टर्स, ट्रेट्स, एलील्स, वन एंड द सेम थिंग।
वन एंड दी सेम थिंग। जीन भी पेयर में रहती है, लंबे पौधे के लिए जीन्स टी टी, द्वार के लिए स्मॉल टी टी। स्मॉल टी टी का मतलब यहाँ जो प्लांट को निर्धारित करने वाली जीन है वो अपना एंजाइम नहीं बना पाई है, अपना जो हार्मोन बनाना था उसे हाइट बढ़ाने का वो नहीं बना पाई है, अप्रभावी रह गई है, दब गई है। दैट इज वाई उसे स्मॉल टी में दिखाया गया है, और जो कैपिटल टी है उसमें पूरा अपना एंजाइम या हार्मोन जो बनने के प्लांट में वो बनाए, प्लांट जो है लंबा हाइट का हुआ। जब इनके गैमेट बनेंगे, स्पर्म और ओवा बनेंगे जैसे ह्यूमन, इन केस ऑफ ह्यूमन, तो ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। सपोज करो मेल प्लांट है, वो फीमेल प्लांट है, ये अंडा है फीमेल का, इन केस ऑफ ह्यूमन भी ले सकते हैं। तो ये इससे फ्यूज कर जाएगा, एड्रेंडम होगा ये। सारे पौधे लंबे होंगे, क्यों? क्योंकि टी जो है प्रभावी है, स्मॉल टी उतना एंजाइम या हार्मोन नहीं बना पाई है कि ये दब गई है, अप्रभावी रह गई है। दोनों प्लांट लंबे हैं क्योंकि कैपिटल टी आ गया है। इसे डोमिनेंट जीन कहेंगे, इसे कहेंगे रिसेसिव। अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी इनकी जब इन्हें बोया जाएगा बीज को, प्लांट्स के बीज को जब इन्हें बोया जाएगा, F1 जनरेशन में अभी ये गैमेट बनेंगे इनमें, ये उससे जब दोनों मेल फीमेल के गैमेट्स फ्यूज होंगे तो ये इससे फ्यूज हो जाएगा। तो जिनमें एक टी भी आ गया है वो भी टॉप होगा, क्योंकि प्रभावी जीन है, ये ज्यादा हार्मोन बना रही है। तो ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये छोटा रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों जीन जो है अप्रभावी रह गई, उतना हार्मोन नहीं बना पाई। तो अनुपात क्या रहा? 3 अनुपात 1। इसी के आधार पर मेंडल ने नियम बनाए। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस,
कि भाई इसमें एक जीन प्रभावी रहती है, एक जीन इसमें जो है तब जाती है, वो उतना हार्मोन नहीं बना पाती, इसे रिसेसिव जीन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट नियम बनाया लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम क्या बना कि भाई जब वो गैमेट बनाते हैं, स्पर्म और ओवा बनाते हैं, तो मेल अलग अलग जीन से निकल करके अलग अलग उसमें चली जाती है, सिंगल हो जाती है। जैसे ह्यूमन के केस में मैं एक बार बता रहा हूं, मेल के केस में मेल की हर सेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। फीमेल में फीमेल का सिंबल ये है, जब गैमेट बनते हैं, स्पर्म और ओवा बनते हैं, स्पर्म इन मेल, ओवा इन फीमेल, 13-14 साल के बाद तो ये अलग हो जाते हैं। दोनों में एक्स एक्स है, तो इनमें क्रोमोसोम एक ही तरह के अंडे बनेंगे। क्लियर हो गया? अब ये गैमेट्स हैं, जब ये मेल और फीमेल मिलेंगे तो एट रैंडम मिलाप होगा, कोई नियम नहीं है। लेकिन गैमेट्स अपने अपने अलग जाएंगे, एक में दो नहीं जाएगा। अगर दो में जाए, अगर दो चले जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो बीमारी हो जाएगी। क्लियर हो गया? किसी को 6 उंगली हो जाएगी, क्लाइंट सिंड्रोम, कितने सिंड्रोम है। क्लियर हो गया? तो अगर ये एक्स और एक्स मिलता है तो फीमेल हो तो बच्चा बेबी कैसा होगा? अगर एट रैंडम ये मिल गया तो मेल बेबी पैदा हो गया। तो उसने बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब गैमेट्स बनते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अलग अलग होने को मियोसिस, सिंगल हो जाते हैं। तो उसका कहना ये था, उसने प्रयोग करके देखा कि गैमेट्स जो है वो बिल्कुल अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, किसी के इंडिपेंडेंट नहीं है। इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा गया है। मानिए वहां क्वेश्चन को देता है, आप लिख लें इसे 1 मिनट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स बिल्कुल प्योर वे में अलग अलग होते हैं। दूसरा नियम ये होगा मेंडल का, केवल एक ही कैरेक्टर पे प्रयोग किया उसने अभी, हाइट पे। अगर आप देख रहे हो तो ये मेंडल का पहला और दूसरा नियम। अब तीसरा नियम ये बोल रहे बस उसे बता करके हम आपकी जेनेटिक्स को बिल्कुल ब्रीफ कर रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट पूछ जाएंगे जीन पर, क्योंकि मेंडल को जीन की नॉलेज नहीं थी। उसने क्या कहा कि कोई चीज ऐसी है जो माँ बाप से बच्चों में जाती है और वो गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स बनने के बाद वो अलग अलग हो जाती है। That thing he called factor. उसने जीन नहीं कहा, he called factor. बिता दो इस अगर नोट कर दिया हो। मैं डायरेक्ट आपको जीन पे ले चलेंगे और जीन से डायरेक्ट आप चले जाएंगे, जीन से सीधे आपको मैं ले जाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि आपका आईएएस में, पीसीएस में, लोअर पीसीएस में और कांस्टेबल में, सब इंस्पेक्टर्स में, नायब तहसीलदार में, सबके पेपर्स मैंने देखे बायोटेक्नोलॉजी की तरफ क्वेश्चन बढ़ा रहा है।
बायोटेक्नोलॉजी, जीन टेक्नोलॉजी। तो कैसे, व्हाट डज इट मीन बाय जीन? आप लोगों को पता नहीं है जीन क्या है? कोई कहता है क्रोमोसोम है, कोई कहता है कि डीएनए है, कोई कहता है डीएनए का पार्ट है, कोई सो मेनी जीन्स आर देयर, सो मेनी माउथ्स एंड सो मेनी टंग्स। तो हम ये भी क्लियर करेंगे व्हाट डज इट मीन बाय जीन्स। तो जीन का आपके लाइफ में क्या महत्व है? डीएनए को कैसे आप निकालेंगे, अपने घर पे कैसे निकालेंगे? डॉक्टर के चक्कर में काटेंगे? आप अपने घर में अपना डीएनए निकाल सकते हैं, वो भी प्रोसेस आपको बताया जाएगा। यहाँ आपके लिए तो डीएनए हुआ है वो डीएनए, तो डीएनए इज द सेम। ह्यूमन की हर सेल का डीएनए इज द सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। अगर डिफरेंस है तो इट मीन्स समथिंग एबनॉर्मलिटी मस्ट बी देयर, आइदर इन वन वे और द अदर। सो प्लीज लुक एट द थर्ड लॉ। दो अंतर लिए उसने इस बार, उसमें एक अंतर कौन का लिया था? इस बार उसमें दो कैरेक्टर लिए, मटर के पौधे के सीड, जो बीज है, बीज का रंग पीला से ब्राउन। मेल में ये लिया, फीमेल में दो प्लांट्स लिए। लिख सकते हैं, कोई डाउट? इनके गैमेट्स बना दो आप, इनके आप गैमेट्स बना दीजिए। दोनों को क्रॉस करिए, क्रॉस करने के बाद जो आएगा उसके गैमेट्स बनाइए। गैमेट्स बन गए, जो F1 जेनरेशन में जो संतान आई उसके बीज राउंड है और रंग की कैसा पीला, येलो डोमिनेंट है। दोनों कैपिटल लेटर आ गए हैं। अब इनके गैमेट बनाइए। इसी तरह से इस प्लांट के बन जाएंगे, इसी तरह से उसके आपस में फिर मिला दो तो उसका जो अनुपात आएगा वो टेबल आप बना लेंगे। मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, ये अनुपात आएगा। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ लैंडर, लॉ ऑफ रिकॉम्बिनेशन।
कॉम्बिनेशन एंड असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, अलग अलग हो जाएंगे जीन पहले की तरह ही, और फिर वो रिकम्बाइन कर जाएंगे। ये 4 तरह के इधर बनेंगे, 4 तरह के उधर, फिर उधर टेबल बना के दोनों को मिला तो 16 प्लांट्स बनेंगे, जिनमें से 9 टॉल, 3 और 3 जो है हाइब्रिड, 1 बिल्कुल प्योर रिंकल्ड। इसका येलो का उल्टा क्या हो जाएगा? ग्रीन। और राउंड का उल्टा रिंकल्ड, सिकुड़ा हुआ। तो ग्रीन और रिंकल के लिए अगर इस पे भी आप ज्यादा ध्यान ना दें तो थर्ड नियम केवल सिर्फ कि भाई 9:3 के अनुपात में प्लांट्स पैदा होंगे, जिनमें 9 बिल्कुल प्योर टॉल होंगे, 3 जो है हाइब्रिड होंगे, और 1 जो है प्योर राउंड और रिंकल से राउंड और येलो, राउंड और सॉरी रिंकल और ग्रीन, ये रिसेसिव होगा। रिंकल ग्रीन होगा एक। ये अनुपात आप क्या कर सकते हैं, वो घुमा कर देगा 27:9:9:9 इस तरह से। तो आपको ध्यान में रखना है, कोई ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा आपको इसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं। मैंने आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आपके माइंड में रहे। कोई मेंडल ने 3 नियम बनाए थे। नाम दिया, आगे चल के इसी का एक कंटेम्परेरी था, इसी के साथ का बायोलॉजिस्ट था डार्विन, उसने इन्हें जेम्यूल्स कहा। इन्हीं को और पेंजीन्स भी कहा। पेनजेनेसिस थ्योरी थी उसमें, डार्विन ने थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। पेनजेनेसिस थ्योरी। उसके बाद में एक बायोलॉजिस्ट और आया, जोहानसन। इसे जीन नाम दिया। जीन कहां से जीन छूटे, यू नोट इट डाउन। 50 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है छोटे एग्जाम में कि जीन का आविष्कार किसने किया, जीन का नाम किसने दिया। इट वाज ओनली जोहानसन। अब आगे चल करके हुडीवरीज और कोरन्स में जो है मेंडल के एक्सपेरिमेंट को दोबारा डिस्कवर किया। मेंडल मर गया 1864 में, 1884 में, 16 साल बाद उसके मरने के 16 साल बाद साइंटिस्ट थे, इन्होंने दोबारा इनके एक्सपेरिमेंट को दोहराया और कहा ये तो बहुत बड़ी खोज थी। कार्ल फोरेंस एंड ह्यूगो डी वरीज। और उसने कहा मेंडल वाज राइट।
मैंडल वाज ऑल टुगेदर राइट और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैंडल को यहीं से पहचाना जाएगा भाई उसकी खोज जो है उसके एक्सपेरिमेंट वाज मीनिंगफुल। तो यहां से जीन चल रही है। व्हाट डज इट मीन बाय जीन? Chromosome, human chromosome are 46. They are supposed to be straight, not helical. Always remember, confusion है यहाँ लोगों में। MSc, PhD कर रहे हैं, लेकिन they are not clear in their concept. कुछ लोग क्रोमोजोम्स को जीन कहते हैं, कोई कहता है DNA में जीन है, कोई कहता है जीन ही क्रोमोजोम है। तो प्लीज गेट योर कंसेप्ट क्लियर। वहां घुमा कर देगा वो क्रोमोजोम, दिस इज DNA, दिस इज इसे मैं थोड़ा सा फोल्डर बना दूं टू शो यू क्लियर पिक्चर। अरे आप कौन कह रहा आगे आ जाओ, खाली खड़ा है तो बनाना पड़ जाए। क्यों गवर्नमेंट को यार वो कर रहे हो, ज्यादा मजबूर कर रहे हो? आगे आ जाओ प्लीज। ये मैंने एक पार्ट बनाया जीन का, एडेनिन, ये प्रोटीन्स हैं जो लगी हुई हैं, बेस हैं, बेस प्रोटीन्स कहते हैं। इन्हीं से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ देखिए, टेक केयर, यहाँ डबल बॉन्ड, ये मैंने डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ। तो ये कमजोर है, ये तगड़ा है। तो जब भी कोई जीन को तोड़ना हो तो जीन कमजोर पार्ट से तोड़ी जाएगी, यहां से तोड़ी जाएगी। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो A और T जुड़े हुए हैं, दे आर ज्वाइंट बाय वीकर बॉन्ड। डबल बॉन्ड है क्या? नीचे वाले में 3 बॉन्ड है, दिखाई नहीं दे रहा इसका, पीछे वाले में। तो ये जीन है। अब क्लियर हो गया?
और जीन्स कितनी होती है? एक क्रोमोसोम्स। माइसेल्फ इज टॉकिंग ओनली वन बट वन, एक क्रोमोसोम्स में नोट कर ले, तमाशा ना देख, जैसे कोई दावत लेने आया हूँ। वन क्रोमोसोम आप देख लीजिए। हाँ हाँ, मैंने आपको इसलिए क्यों लिया ताकि आपको एक बात दिखा देते हैं जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है। डीएनए का एक पार्ट जीन है। डीएनए जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए। लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो। एक क्रोमोसोम के ऊपर फर्स्ट क्रोमोसोम, ये स्पर्म है, ये ओवा है, ओवा ओवम भी कहते हैं इसे। दोनों मिलकर के जाइगोट बन गया है। जाइगोट मीन्स सिंगल सेल। और कुदरत ने इसे इतना इंपॉर्टेंट बनाया है। इसका दूसरा नाम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर भी है। सिंगल सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, ब्रह्मांड में सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेल। इसे टोटिपोटेंट भी कहते हैं। टोटिपोटेंट इसका दूसरा नाम also known as टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट इसमें पूरी क्षमता है 6 फीट का आदमी बना देने की। सिंगल सेल, स्मॉल सेल has all the properties, all the potential to develop in a 6 feet height man. टोटिपोटेंट। तो जीन्स क्या है? देखिए क्रोमोसोम्स, ये बेस पेयर है, इनमें जीन्स है। और जीन्स कैसी हैं? एक फर्स्ट क्रोमोसोम पे खाली इसकी बताई मैंने, इस क्रोमोसोम में कितनी होंगी? अब आपको नजर लगा दो, 4000 जीन्स के करीब है। और ऐसे कितने क्रोमोसोम थे आदमी में? 46। तो आप जीन्स की संख्या यू में इमेजिन इजीली। इसीलिए कोई जीन आपके हेयर कलर दे रही है, कोई आई कलर दे रही है, कोई स्किन कलर दे रही है, कोई किडनी को जो है वो कर रही है।
तो यहाँ क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई नई बात बताई उन्होंने? व्हाट डज मीन बाय जीन, डीएनए एंड क्रोमोसोम, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्रोमोसोम हमेशा लंबाई के हैसियत से होते हैं। पहला क्रोमोसोम सबसे लंबा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, इस तरह से। इसमें ये तो मैंने पहले बता दिया। 22 प्लस 1 क्रोमोसोम जो जोड़ा होगा वो सेक्स सेल्स में होगा। बाकी जो सोमेटिक सेल्स में सब में 23 होंगे, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव रहेंगे। जो वो जीन्स हैं जो उस क्रोमोसोम में होंगी, सेक्स वाली सोमेटिक जो सेल्स हैं जो बॉडी को डेवलप करेंगी, उनमें जो है वो एडोलेसेंस के कैरेक्टर्स, उनमें जो जीन करेगी वो जीन इनएक्टिव रहेगी, वहाँ रहेंगे 23rd पेयरिंग। Am I clear? डीएनए हर सेल में है। कितनी सेल है बॉडी में? 3 ट्रिलियन। इससे आपकी बॉडी बनी हुई है। हर सेल में डीएनए सिमिलर, डीएनए सब सेल्स में डीएनए सिमिलर है। तो बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी होगा। यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बायोलॉजी में आप कैसे जो है वो हमारे लिए यूजफुल है, इसे बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। इसमें क्या है? जीन, डीएनए निकाल लिया, आपने, और डीएनए में जीन हो गया, जीन को काट लिया, तोड़ लिया। कैसे आप डीएनए निकालेंगे, कैसे जीन को तोड़ेंगे? ये कोई साधारण खेल थोड़ा है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने जो है इस खेल को सिंपल बना दिया है। हाउ? और डीएनए सेम सबका तो डीएनए बताओ, डीएनए किस चीज का निकालेंगे आप? जिसका आपको उसी का हम निकाल रहे हैं। बताओ भाई, आपके पास बायो में क्या है? प्लांट्स है, एनिमल्स, एनिमल्स का ह्यूमन, एनिमल्स का ह्यूमन, और प्लांट्स में पेड़ पौधों की पत्तियां और स्टेम।
आप समझ लीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन सिंपल वे में देख लीजिए। किचन में आप हैं, पेड़ पौधों की आम की पत्तियां ले लीजिए, केले की पत्तियां ले लीजिए, पत्तियों आम की पत्तियों से हम डीएनए निकाल रहे हैं। मैंगो लीफ, कैसे निकालेंगे? डीएनए कहाँ फंसा पड़ा, कैसे निकालेंगे आप? जो वो बैठ चीज जिसमें वो उसे रगड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? खरल। मूसल, एक मूसली होती है छोटी सी मूसली, जिससे बादाम रगड़ते हैं। नहीं समझा? बस सिंपल एक्सपेरिमेंट है, तो डीएनए निकालने के लिए कोई जाना नहीं है। मूस की तरह हम लोग, आपके पास मैंने मूस, ये भी आप कहानी आपके बस की नहीं है, तो आपको मिक्सी में डाल दीजिए पत्ती, और पत्तियों में थोड़ा पानी मिला दीजिए। वाटर मिला दीजिए थोड़ा सा, पानी भी नहीं ढूंढते, इतने मतलब अज्ञान हो गए हो ना। वाटर मिक्सी को चला दीजिए, मिक्सी को चला दीजिए, एक चटनी टाइप बन जाएगी। ऊपर रह जाएगा रिटेन के, जो ऊपर जो कूड़ा कचरा है वो रह जाएगा, पत्तियां वगैरह सब ऊपर रह जाएगी, लिक्विड मैटर नीचे आ जाएगा। ज्यादा अगर इसे प्योर डीएनए लेना है तो इसमें आप नमक मिला सकते हैं। मुंह में फाड़ रहे हैं, नहीं पढ़ना है आप निकल जाइए, चले जाओ, आराम कर रहे हैं, लेट जाओ, क्या दिक्कत है? मीनिंग है जब आप बोर हो रहे हो। भाई डायग्राम ही तो है यहाँ पे, इसमें कुछ मैथमेटिक्स थोड़ा ही है। इसे छान लिया, छान करके इसे अलग टेस्ट में ले लिया।
अब इसमें थोड़ा सा वो मिला दिया, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब से लेकर के पपीते का रस, इसमें पपेन नाम का एक केमिकल होता है, कई बार पूछा गया है। इसे लेकर के इसमें डाल दीजिए। ये पपेन जो है, या अगर पपीते का रस लेंगे, पपीते के पत्ते को पीस करके, जैसे ये चटनी बनाई है उसकी चटनी बना के उसका ये वो निकालना है ऐसे, या ये जो हम रस पीते हैं इसका, ये जो ठेलिया पे बेचते हैं, क्या कहते हैं उस रस को, अनानास। इसमें से कुछ को भी इसमें डाल दीजिए। इसमें ब्रोमीन होता है, और ये दोनों केमिकल जो है, जो यहाँ इसमें जो छनकर आया है, उसमें जो प्रोटीन के पार्टिकल आ गए हैं ऊपर से घुल करके, उन प्रोटीन के पार्टिकल्स को ये खा जाता है। और यहाँ एक झाग सा पैदा, ये एक जाल सा पैदा होता है, ये प्योर डीएनए बच जाएगा। तो हाउ डीएनए इज रिमूव, ऐसे ही आदमी का है, किसी भी पार्ट का डीएनए निकालना हो तो इस तरह चटनी से पीस करके इसी तरह से जो है, हालांकि लेबोरेटरी में इसके लिए अलग से एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वो आगे चल रहे हैं हम लोग, अभी इतनी जल्दी ना करिए। ये ब्रोमीन और ये इम्पोर्टेंट है, तो ये पपेन, केमिकल सारे इम्पोर्टेंट, बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, घुमा फिरा कर पूछ रहा है। इसीलिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें मना किया जाता है कि वो पपीता ना खाएं और अनानास का जूस ना ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि उनकी जो बॉडी में जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, प्रोटीएज का काम करती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। और प्रेग्नेंट औरत को जो है प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये प्रोसेस है, कैसे डीएनए को आप सेपरेट करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये प्योर डीएनए कैसा है। जेल, जेल मीन्स is agar gel, a jelly-like structure is obtained from seaweeds, समुद्र में जो
बीट्स होते हैं, जंगली घास होता है, उसी से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। एगार जेल एक माचिस जैसी बायोटेक्नोलॉजी से कुछ बच्चे हैं यहाँ? एनीवन ऑफ यू हैव गॉन थ्रू बायोटेक्नोलॉजी? नो। बायोटेक्नोलॉजी की लैब में वो एपरेटस आपको दिख जाएगा। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में यहाँ किसी की कमी नहीं है, देखने वालों की कमी है। यहाँ ईच एंड एवरीथिंग। मैं पढ़ता था तब यहाँ सब सुविधाएं थी। मैं पढ़ता था डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर में, उस टाइम सब सुविधाएं थी। 45 ईयर्स बिफोर। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी तो नंबर 1 पे है हमेशा। संसाधनों की यहाँ कभी कभी नहीं रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ दिक्कत क्या है यहाँ, हम लोगों को ऐसी आदत डाल देते हैं। मैंने देखा है कि बहुत हालांकि दुर्भाग्य है हमारे, इसलिए हम लोग यहाँ पिछड़ रहे हैं। पहले से शुरू से जैसे यहाँ बीए और बीएससी में आते हैं बच्चे, पता नहीं कहाँ से उनमें बुरी आदत आती है, तो एग्जाम में हाथ पे लिख के ले आते हैं, खर्च ले आते हैं, नकल। इसीलिए सब कहानी जो है वहां से करते हैं। किसी भी कहते भाई भाई कंपटीशन की तैयारी तो पूरी कांपने लगती है। क्यों? क्योंकि उसने जो परीक्षाएं पास की है वो नकल इस तरह से जुगाड़ करते। इंटर कॉलेज में जहां हम लोग रहते हैं, इंटर कॉलेज में एग्जाम करेंगे, देखना वो स्टूडेंट कम होंगे, उनके गार्जियन नकल कराने वाले ज्यादा होंगे। किसी की थेफ्ट ऑफ योर एजुकेशन, तो कैसे ये सब समझ लेंगे वो? अब जितने बैठे हैं आधे तो हम भाई डब्बा फाड़ गए हैं, उन्हें पता ही नहीं होता रहा है। उनके लिए तो गवर्नमेंट में चूंकि भाई फ्री है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए, तो वो देख लेते हैं यार शिव जी का प्रसाद है, देख ध्यान करा क्या कर रहा है, क्या पक रहा है टीचर, देखने को क्या पक रहा है, उसे पता नहीं है कि इतना आसान नहीं है। तो यू शुड टेक केयर। और वो आदत छोड़ दो नकल पकड़वाड़ी। एमबीबीएस डॉक्टर बालों में लगा के ला रहे हैं, अंडर क्लोथ्स में छिपा कर वो सब ला रहे हैं, अपने स्टेटस नकल कर रहे हैं। एंड दे आर कॉट ओवर हियर इन सीसीएस यूनिवर्सिटी। मुझे कहने में शर्म लगती है। अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मुझे जीवन नहीं करता, कहाँ से हो तो भैया दूसरी तरफ ले जाता हूँ। चौधरी चरण सिंह का नाम आ जाए यार, चौधरी साहब का नाम भी गंदा होगा कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी इसलिए बहुत बदनाम यूनिवर्सिटी है। आपने देखा होगा कि 5-7 हजार कॉपियां पड़ी हुई मिली हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मैं एग्जाम को आपने मजाक बना लिया। और यूनिवर्सिटी से आप निकल कर देखिए, हर आदमी तुरंत कहाँ है, देखने कैसे छाती निकाल के चलते हैं, दाढ़ा इतना बड़ा बड़ा दाढ़ा ऐसे करके चलते हैं। इज्जत बचाना भारी है। 35-40 साल के यहाँ हॉस्टल में हैं जो मतलब क्या कर रहे हैं यादव जी, तो जी वो हिस्ट्री की रिसर्च चल रही है, पीएचडी कर रहा हूँ। तो दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन, दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन। तो प्लीज बी सीरियस एंड कंसंट्रेट ऑन योर एजुकेशन। सर कैसे हैं? सर आपकी मेहरबानी, कृपा ऊपर वाले की फिर नीचे आपकी है। बहुत अच्छे से नहीं हो पाता। अरे क्या नाम है इसका? हिमांशु याओ। इसका स्टैंड लगा के सेट करके देखो, कुछ आगे आ जाए गाड़ी में। तो माई पर्पज इज कि अगर आप यहाँ से 20 लाइन भी याद कर गए, जो यहाँ हमने यहाँ पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें 20-25 लाइन आप कंसेप्ट क्लियर करके समझ गए तो माई सेल्फ इज सक्सेसफुल। और मान लिया मैंने 50 पेज यहाँ बोले और 5 लाइन आपके याद नहीं है और आप यहाँ से डब्बा का मुंह फाड़ते हैं, बार-बार बोर हो रहे हैं, तो दैट डज मीन कि भाई यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। गवर्नमेंट की योजना को आप जो है वो हवा में उड़ा रहे हैं और दैट इज नॉट बेनिफिशियल टू यू।
neither for you nor for me also. Being as a teacher, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा यार हम इतनी मेहनत मुर्गा अपनी जान कर रहे हैं मैं मुर्गा खाने में मजा नहीं आया दिस वे बायो सब्जेक्ट है ना इंटरेस्टिंग डीएनए कैसे निकालेंगे आप आम की पत्तियों से आपको बताया है बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके बताया जा रहा है डीएनए कैसा सब्जेक्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी भी आप फील्ड में जाइए चाहे आप आईएएस हो जाए चाहे आप पीसीएस हो जाए मौके पे जरूर जाएंगे कहीं क्राइम हुआ है कहीं कुछ हुआ है कहीं झंझट हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराओ भाई डीएनए मिलवाओ तो कैसे डीएनए व्हाट डज इट मीन बाय डीएनए यू आर एक्सपेक्टेड टू नो तो मैंने आपको बताया आम की पत्तियों को मिक्सी में डाल लो पानी मिला लो थोड़ा सा नमक डाल दो सोडियम क्लोराइड और उसे मिक्सी को चला दो तो उसमें चटनी टाइप की बन जाएगी चटनी को छान लो जो फिल्ट्रेट आया उसमें पपीते का जो है पपीते की पत्तियां पीस करके जैसे इसमें पीसी है उसी में पपीते में पपेन होता है केमिकल दैट इज हेल्पफुल फॉर प्रोटीन डाइजेशन तो जो पत्तियां ऊपर मैंने बनाया था डायग्राम आप देख रहे हैं ये फनल है इसमें आप फिल्टर करेंगे तो ऊपर जो कचरा आ जाएगा ये फिल्ट्रेट है पपीते का जो वो पत्तियां पीस करके उनका जो फिल्ट्रेट बनाया इसी विधि से थोड़ा सा 2-4 बूंद इसमें मिला दीजिए तो ये और इसे टेस्ट ट्यूब में निकाल लीजिए अलग टेस्ट ट्यूब में तो यहाँ आप देखेंगे ये पपीते का वो मिलाया है मैंने पपीते की पत्तियों से जो निकला है पपेन केमिकल थोड़ा सा वो डाल दिया इसमें तो इसमें एक जाड़ा सा ऐसे जाड़े से निकलने शुरू हो गए दैट इज डीएनए दैट इज योर आम की पत्तियों से निकाल लिया ठीक है ना अगर इसमें अनानास का रस मिला देंगे थोड़ा सा तो भी वही प्रोसेस रहेगा क्लियर हो गया तो अच्छा अब डीएनए को कैसे हम आइडेंटिफाई कैसे देखेंगे एक ही तो चाहिएगा जब आप कहेंगे तो चलो बाद में कर देना सर कर दें अरे आज लाइव में चलाया